है, इस नर्व सिस्टम में लास्ट में हम एक टॉपिक को थोड़ा सा अधूरा छोड़ के गए थे, समझ रहे थे, तो एक बार फिर से देख लो। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैडम क्या ब्रेन कैंसर हो सकता है, हम इसकी बात कर रहे थे ब्रेन कैंसर की, कि क्या ब्रेन कैंसर हो सकता है क्या, और शायद ओम सिंह भाटी जी बोल रहे थे कि लीवर और ब्रेन का मैडम कैंसर नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। तो ध्यान से देखो कि ब्रेन कैंसर, मैंने आपको बताया कि कभी भी ब्रेन में, मस्तिष्क के अंदर कैंसर नहीं हो सकता, कभी भी ब्रेन कैंसर नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे कि मैडम हमने सुना है कई बार अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हमें बोला जाता है कि मैडम कि डॉक्टर कहता है कि इसको ब्रेन कैंसर है, तो वो ब्रेन कैंसर क्या होता है? तो ध्यान से सुनो कि ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होता। ब्रेन के अंदर क्या बनता है? एक ट्यूमर बनता है। ब्रेन के अंदर क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर को हम क्या कह देते हैं? गांठ कह देते हैं। ब्रेन के अंदर कभी कैंसर नहीं हो सकता, ब्रेन में क्या बन सकता है? ट्यूमर बन सकता है। तो देखो ध्यान से कि ब्रेन में ये ट्यूमर कैसे बनता है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ब्रेन का निर्माण कौन करती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? नर्व सेल कह सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि कभी भी नर्व सेल तंत्रिका कोशिका सेल डिवीजन नहीं कर सकती, सेल डिवीजन नहीं कर सकती। यदि तंत्रिका कोशिका विभाजन ही नहीं करती, तो विभाजन नहीं कर रही है तो क्या और कोशिकाएं बन सकती है? इसी कारण तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता क्या थी? सबसे कम थी। तो अगर ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन ही नहीं कर सकती तो फिर ये ट्यूमर कैसा बनता होगा? कैसे बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन करके एक साथ जुड़ जाती होंगी? तो इसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। और मैंने बताई थी लगभग 100 बिलियन नर्व सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इनमें से केवल 10 बिलियन तंत्रिका कोशिका कैसी रहती है? एक्टिव रहती है। क्योंकि यदि 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका एक्टिव रह जाती तो हमारा ब्रेन नहीं, कंप्यूटर भी आज हमारे ब्रेन के सामने क्या हो जाते? फेल। भाई 10 बिलियन काम कर रही है, फिर भी हमारा ब्रेन एक बार में लगभग 25 करोड़ इमेज को कैप्चर कर रहा है। सोच के देखो, एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स लेके आ रहा है, और हम पूरी लाइफ में 4% ब्रेन का यूज करके इतनी सारी इमेजिनेशंस, क्रिएशंस, इतने सारे काम कर लेते हैं। तो सपोज करके देखो कि यदि पूरी की पूरी 100 बिलियन नर्व सेल यदि एक्टिव होती तो आज क्या होता? केवल 10 बिलियन नर्व सेल क्या होती है? एक्टिव होती है। बिलियन है, मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन बोल रही हूं मैं, योगी दुर्गानाथ जी, यहाँ पे बिलियन है, मिलियन नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे जो ये ब्रेन है इसमें ये नर्व सेल भी दो प्रकार की होगी। पहली को आप बोल सकते हैं न्यूरॉन, क्या बोल देंगे? न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। और दूसरी होती है न्यूरॉन ग्लियल सेल, न्यूरॉन ग्लियल सेल या ग्लिया सेल भी बोला जाता है। न्यूरॉन ग्लियल सेल, न्यूरॉन ग्लियल सेल। दूसरी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन ग्लियल सेल। और ये जो न्यूरॉन ग्लियल सेल है भाई 90% तो क्या पाई जाती है? न्यूरॉन सेल, और 10% क्या पाई जाती है? न्यूरॉन ग्लियल सेल। तो ये न्यूरॉन ग्लियल सेल क्या कर सकती है? विभाजन कर सकती है। न्यूरॉन ग्लियल सेल क्या कर सकती है? विभाजन कर सकती है। और विभाजन करके जब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है तो वहां पे ट्यूमर या फिर किसका निर्माण हो सकता है? गांठ का। एक चीज आप ध्यान रख लेना कि ये जो ट्यूमर है, ये जो गांठ है, कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है। यदि किसी व्यक्ति में कैंसर बनना है तो पहले उसके अंदर क्या बनेगा? ट्यूमर बनेगा, फिर उसकी सेकंड स्टेज आएगी, और थर्ड स्टेज में जाके वो किसका रूप लेगा? कैंसर का रूप ले लेगा। तो अभी तो ब्रेन में तो फर्स्ट स्टेज ही है, ब्रेन में तो अभी ट्यूमर ही बना है। क्या ब्रेन में थर्ड स्टेज आ गई? थर्ड स्टेज आएगी तब जाके क्या बनेगा? यहाँ पे कैंसर बनेगा। तो व्यक्ति क्या करता है कि हमारी जो ये नर्व सेल है, हमारी जो ये न्यूरॉन या नर्व सेल है, ये इतनी ज्यादा एक्टिव होते या फिर इतनी ज्यादा सेंसरी होती है कि इस ट्यूमर को भी नहीं झेल पाती। और जब किसी व्यक्ति में ये ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ही उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसको कैंसर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपसे सवाल बन जाए,
आपसे सवाल ये बन ही जाए कि ब्रेन में क्या कैंसर हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि ब्रेन की नर्व सेल कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। फिर भी कुछ एक सेल होते हैं जिसको न्यूरॉन ग्लियल सेल कहा जाता है, और ये न्यूरॉन ग्लियल सेल थोड़ा बहुत विभाजन कर सकती है और जिससे क्या बना लेती है, ब्रेन ट्यूमर बना लेती है, और ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है, और इसके बाद व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रमेश गढ़वाल जी रुको तो सही, पहले ये हमने कल की बात आज फिर से एक बार रिवाइज की है। अब हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है और कितने कितने भागों में बटा हुआ है। एक बार मैं तुम लोगों को देख लेती हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे योगी दुर्गानाथ जी, आजकल तो सामान्य ट्यूमर के इलाज आ गए हैं, कीमोथेरेपी वगैरह, रेडियोथेरेपी वगैरह की जाती है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है ये बताएंगे, अभी ब्रेन डिजीज पढ़ाएंगे तब, ठीक है? चलो देखो सामने, ध्यान से समझना। कोई भी स्टूडेंट बिना काम का कमेंट नहीं करेगा, पहले बता रही हूं, ध्यान से समझना। मैं इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछ सकती हूं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, देखो ये जो ब्रेन है ये कितने भागों में डिवाइड होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये 3 प्रकार से डिवाइड होता है, 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहला जो इसका भाग है इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। क्या कहा जाता है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को आप क्या कह सकते हैं? अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन को आप क्या कह सकते हैं? अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग। इसके बाद का जो दूसरा भाग है इसे आप कहेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को आप क्या कहेंगे? मिड का मतलब क्या होता है? मध्य। तो इसको बोल दिया मैंने मध्य मस्तिष्क। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? मिड ब्रेन। और इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन के नाम से जानेंगे। इसको क्या कह दिया? हिंड ब्रेन। और हिंड का मतलब क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? पश्चिम मस्तिष्क। यानी देखो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। सबसे आगे वाला भाग जो फोर हेड वाला भाग दिखता है, ललाट वाला भाग दिखता है, उस भाग को हम क्या कह देते हैं? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, जो आगे की तरफ पाया जाता है। उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। और जो हमारा पीछे वाला भाग है, बैक वाला, इसको क्या कहा जाता है? हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो यहां पे देखा जाए कि आपको इनकी साइज के बेसिस पे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? फोर ब्रेन। उसके बाद कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। और सबसे छोटा कौन सा होता है? मिड ब्रेन। आपको ये एक ऑर्डर याद रखना है कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन। फिर कौन सा है? हिंड ब्रेन। और सबसे छोटा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं? मिड ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अब देखो हमारा जो ये फोर ब्रेन है, हमारा जो ये अग्र मस्तिष्क है, इसके भी देखो 3 पार्ट होते हैं। यानी अग्र मस्तिष्क में भी हम 3 भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलेमस को। किसको पढ़ेंगे? थैलेमस को। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बोलेंगे मैडम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सुन लो, इसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है? थैलेमस। इसका जो दूसरा भाग है इसको कहेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कहेंगे? और इसको हिंदी में भी क्या कहा जाएगा? हाइपोथैलेमस। तीसरे भाग को आप क्या कहेंगे? सेरिब्रम। सेरिब्रम। और सेरिब्रम को आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को हिंदी में क्या कहा जा सकता है? प्रमस्तिष्क। मोस्टली देखो एग्जामिनेशंस में क्या होता है? सेरिब्रम लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि यदि हम प्रमस्तिष्क देख लेते तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, हमारे डाउट वही क्लियर हो जाता है कि ये फोर ब्रेन का भाग है प्रे को देखते ही। लेकिन एग्जामिनर ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो वो प्रमस्तिष्क ना देखे आपको क्या देंगे? सेरिब्रम देंगे। तो आपको फोर ब्रेन के 3 भाग बताने हैं, मेरे साथ साथ याद करते जाएंगे। हमारा जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, वो कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। एक भाग कौन सा है? थैलेमस। और इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और तीसरा भाग कौन सा है? सेरिब्रम।
तीसरा भाग कौन सा है, सेरिब्रम। इस सेरिब्रम से कई बहुत अच्छे सवाल बन रहे होते हैं, ठीक है, कि बच्चा मंदबुद्धि हो गया है तो उसका कारण क्या है, कौन सा स्पेस ज्यादा हो गया होगा, या फिर आपने सुना होगा कि जो बंदे लेफ्ट हैंड वाले होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनका आपने सुना होगा, लेकिन उस कंसेप्ट को आपने क्लियर नहीं किया होगा कि आपने सुना है कि जिसका लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है उसका राइट वाला माइंड डेवलप होता है, सुना है आपने, और जिसका राइट वाला भाग हाथ काम करता है उसका लेफ्ट वाला माइंड क्या रहता है, डेवलप रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो बंदा राइट हैंड से लिखता है उसकी थिंकिंग हो गई, उसकी जो रीजनिंग हो गई, उसकी वर्बल भाग हो गया, उसकी कैलकुलेशन हो गई, उसकी जो मैथमेटिक्स हो गई, ये ज्यादा स्ट्रोंग होती है। और जो बंदा लेफ्ट हैंड से लिखता है उसकी क्रिएशंस हो गया, इमेजिनेशंस, यानी कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो इमेजिनेशंस ज्यादा कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं कि इसकी इमेजिनेशंस क्या हो सकती है। म्यूजिक अवेयरनेस ज्यादा हो सकती है। म्यूजिक अवेयरनेस यानी कि एक बार गाने को सुन लिया तो उसकी जो लय ताल वगैरह होते हैं उसको वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, म्यूजिक अवेयरनेस अच्छी होती है लेफ्ट हैंड वालों की। और इसके अलावा हो गया जो 3D पावर होता है, आप सबने सुना होगा 3D सेंसर, सुना है सबने, जिसने सुना होगा 3D सेंसर, तो जो लेफ्ट हैंड वाले बंदे होते हैं उनका 3D सेंसर ज्यादा काम करता है। मींस क्या होता है कि कोई चीज होने वाली है उसका उनका थोड़ा बहुत पहले से अंदाजा लग जाता है। और ये जो 3D सेंसर है ये फीमेल का ज्यादा एक्टिव होता है मेल से, और अगर वो लेफ्टी है तो उसका और भी ज्यादा एक्टिव होगा। हाँ जी हाँ मेरा लेफ्ट हैंड है। हाँ, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनकी ये चीज बढ़िया है, और जो राइट वाले हैं उनकी मैथमेटिक्स हो गई, कैलकुलेशन हो गई, थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता हो गई, रीजनिंग हो गई, तर्क शक्ति, किसी चीज के बारे में कितना उल्टा सीधा सोच सकते हैं, उल्टा सीधा तर्क शक्ति, रीजनिंग, तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो ध्यान से देखो कि हमारा जो ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम वाला, और इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा हो गया, थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा कौन सा हो गया, सेरिब्रम, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, प्रय मस्तिष्क। अब ध्यान से सुनो, इस मिड ब्रेन के कोई भाग नहीं होते, इसीलिए ये सबसे छोटा भाग है। अब देखो हमारा जो हिंड ब्रेन है, हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। सबसे पहला होता है आपका पोन्स वेरोलाई, इसको बोला जाता है पोन्स वेरोलाई। सबसे पहला कौन सा होता है, पोन्स वेरोलाई। दूसरा आपका होगा मेडुला, नाम ऐसे ही आपको याद करते जाना है, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा। दूसरा कौन सा होगा, मेडुला ऑब्लागेटा। और जो तीसरा आपका भाग है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और इसका तीसरा भाग कौन सा होता है, सेरिबेलम। कौन सा होता है, देखो सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है, और इसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क हिंदी में। और अनुमस्तिष्क से एक सवाल जरूर बनता है, और वो सवाल कौन सा बनता है कि जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो शराब पीते हैं, उनका मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो ये सेरिबेलम ही होता है। क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात यहां से ये भी लिख लेना कि पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेटा दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है, या फिर मस्तिष्क की जो पूंछ होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये पीछे वाला भाग है, मेडुला ऑब्लागेटा ये कौन सा भाग है, हमारा पीछे वाला भाग है, इसीलिए इसको मस्तिष्क की पूंछ या फिर ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेटा दोनों को मिलाकर याद रख लेंगे, याद रख लेंगे कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेटा दोनों ये पीछे वाला भाग बनाते हैं, इसीलिए इसको मस्तिष्क की पूंछ या फिर स्टेम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा जो ब्रेन है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगी और एक एक भाग पर हम चर्चा करेंगे, एक एक भाग पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले 4 ब्रेन पढ़ेंगे, जिसमें थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, सेरिब्रम होगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से ले लो। अनिल कुमार पढ़ ले, बाद में कर लेना ये बातें। ये कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुकेश यादव जी, एक दो और हैं, उनका नाम तो वीरेंद्र ऐसे कुछ है,
तो पर्सनली थोड़ा सा कम रहा करो यहाँ पे, अपने गोल को ध्यान दो ना कम से कम। चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूं। देखो तुम सिंसियर स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दो, चीजें अपने कंसेप्ट क्लियर करो। हो सकता है कि आगे से कोई कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिले, तो जो मिले उसको लेना सीख जाओ बस। सेटिस्फिकेशन नहीं आनी चाहिए, संतुष्टि कभी नहीं आनी चाहिए इंसान के मन में। ठीक है भाई, अब आगे देखो, इस ब्रेन का हम पहला भाग डिस्कस करने वाले हैं, और वो पहला भाग हमारा कौन सा हो गया? देखो मैं फर्स्ट भाग हम बात करेंगे यहाँ पे फोर ब्रेन की, और फोर ब्रेन को आप क्या कह सकते हैं? अग्र मस्तिष्क। पहला जो भाग है उसे आप क्या कहेंगे? फोर ब्रेन या फिर अग्र मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क का एक जो भाग हमने लिखा, मैं सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करती हूं, जिसे हमने लिखा है सेरिब्रम, और सेरिब्रम को हमने क्या लिखा है? मस्तिष्क। सेरिब्रम को हमने क्या लिखा है? प्रेमस्तिष्क। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये जो सेरिब्रम है, प्रेमस्तिष्क है, ये हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का जो एक भाग है उसे आप क्या कहेंगे? सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे बहुत अच्छे सवाल बने हैं, ध्यान से सुनो। ये जो सेरिब्रम है, सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा जो सेरिब्रम है, ये टोटल ब्रेन का हमारे जो मस्तिष्क है, इसके टोटल ब्रेन का 2/3 भाग केवल सेरिब्रम बनाता है, केवल सेरिब्रम बनाता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर याद रखना, सवाल बन सकता है कि मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग बनाने वाले मस्तिष्क पार्ट का नाम बताओ, तो आप कहेंगे कि सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क। मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो कुल भाग का 2/3 भाग केवल कौन बना लेता है? प्रेमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम द्वारा बनाया जाता है। अब देखो, ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम क्या है? हमारा सेरिब्रम ऐसे 2 गोलार्धों में बटा होता है, इस तरीके से, यानी हेमिस्फेयर। आपने सुना होगा किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर। ऐसे 2 हेमिस्फेयर होते हैं, इसको बोला जाता है राइट सेरिब्रम। ये हो गया राइट सेरिब्रम, और इसको क्या बोला जाता है? ये हो गया आपका लेफ्ट सेरिब्रम। इसको क्या बोला जाता है? लेफ्ट सेरिब्रम। ये बायां हेमिस्फेयर हो गया प्रेमस्तिष्क का, और ये दायां हेमिस्फेयर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम यहाँ क्या पढ़ाने वाले हो? तो देखो, ये दोनों जो हेमिस्फेयर है, किसके? प्रेमस्तिष्क के। यहाँ पे जो ये गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप दिख रहा होगा सबको, ये जो गैप है इसका नाम पूछा जाता है। सबसे पहले यही सवाल बन जाता है, और एसएससी वाले बच्चे तो ध्यान दे ही लेना, ऐसे सवाल ज्यादा बनते हैं एसएससी में। तो हमारे जो प्रेमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध हैं, दोनों हेमिस्फेयर हैं, इनके बीच में पाया जाने वाला ये स्पेस क्या कहलाता है? तो इस स्पेस का नाम आप लिख लेंगे सल्कस। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? सल्कस कहा जाता है। और इस सल्कस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे आपके सामने सवाल बन जाए कि दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसका नाम क्या होता है? दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसका नाम क्या होता है? मैं देख रही हूं कौन सा स्टूडेंट आंसर देगा। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है? ये तो सल्कस कहलाएगा कि दोनों प्रेमस्तिष्क के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कह देंगे? सल्कस कह देंगे। जल्दी से बताओ, दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को किस नाम से जाना जाएगा? और तुम शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से शेयर करो, तो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट आज देखे जाऊंगी। बहुत अच्छा कंटेंट 300 पहुंचाना है, तुम्हें खुद को पता है। ओम सिंह वाट इज आंसर मीडिया? क्या बात है भाई? सेप्टम मीडिया नहीं, सोनू वर्मा जी गलत है। स्टर्नम ना, स्पेस थोड़ी होता है, स्टर्नम तो बोन है। हाइपोसल्कस, ये दिमागी आदमी कौन है? डेविड जी हैं?
अरे मीडिया स्टर्नम, हाँ ठीक बोल रहे हो आप, पूरा बताओ ओम सिंह भाटी जी, मीडिया स्टर्नम। हाँ रोहित सैनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस था उसको क्या बोला था? मीडिया स्टर्नम। लेकिन यदि आपको याद रखना है कि दोनों जो प्रमस्तिष्क है या फिर दोनों प्रमस्तिष्क के गोलार्ध हैं, इनके बीच का ये जो स्पेस है इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए सल्कस। अब देखो इस सल्कस का काम क्या है? सल्कस क्या करता है कि यदि किसी व्यक्ति में ये सल्कस ज्यादा होता है, सल्कस क्या होता है? ज्यादा, यानी आप क्या बोल सकते हैं कि स्पेस क्या होता है? ज्यादा। वो बच्चे कैसे रह जाते हैं? मंद बुद्धि। मैंगोलिज्म का नाम सुना होगा, मंद बुद्धि रह जाते हैं। तो आपसे सवाल बन जाए कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है, तो बताओ उसके ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज या फिर ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके कारण कोई बच्चा मंद बुद्धि रह सकता है? तो आप क्या कहेंगे कि प्रमस्तिष्क के बीच में, दोनों गोलार्धों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम सल्कस कहते हैं। क्या कहेंगे? सल्कस। और यदि ये सल्कस ज्यादा हो जाता है, यानी कि दोनों गोलार्ध एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर चले जाते हैं, तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते और उस वजह से वो बच्चा कैसा रह जाता है? मंद बुद्धि रह जाता है। कुछ एक है भी, ठीक है, आप याद रख लेंगे कि सल्कस यदि ज्यादा रहेगा, ये स्पेस ज्यादा रहेगा, तो बच्चे क्या रह जाएंगे? मंद बुद्धि रह जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। अब देखो हम सेरिब्रम को ही पढ़ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देती हूं क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर के काम क्या है? अलग अलग हैं। तो ध्यान से देखो कि ये मैंने दो गोलार्ध बना रखे हैं आपके सामने, ठीक है, हेमिस्फीयर। इस भाग को हमने क्या बोल दिया? सल्कस। क्या बोल दिया? सल्कस स्पेस। सल्कस स्पेस बोल दिया। ये कौन सा हो गया? राइट वाला। ये हो गया राइट सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम। और ये कौन सा हो गया हमारा? लेफ्ट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम। अब ये देखो काम कैसे करते हैं। ये जो राइट वाला है, ये जो राइट वाला है, इस राइट वाले भाग को कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट। ध्यान से सुनो, राइट वाले भाग को कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट। और लेफ्ट वाले भाग को कौन कंट्रोल करता है? राइट। ये क्वेश्चन आज क्लियर करके जाना कि ऐसे बोला जाता है ना कि राइट हैंड वाले ये करते हैं, लेफ्ट हैंड वाले ये करते हैं, तो इसको क्लियर करके जाना। मैं आपको कंसेप्ट से समझाऊंगी। राइट वाले भाग को कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट। और लेफ्ट वाले भाग को कौन कंट्रोल करता है? राइट। कैसे करता है? ध्यान से सुनो। ये जो राइट वाला हेमिस्फीयर है, ये कौन कौन सी चीजें बना सकता है? ध्यान से सुनो। अगर किसी का राइट भाग काम करता है, अगर किसी के मस्तिष्क का राइट वाला भाग काम करता है, तो वो जो बंदा है उसके अंदर इमेजिनेशन, इमेजिनेशंस का मीन समझ गए? कल्पना करना, कल्पना, कल्पनाओं की दुनिया बना सकता है। इमेजिनेशंस बहुत अच्छे से कर सकता है। यदि किसी का कौन सा भाग काम करता है? प्रमस्तिष्क का राइट वाला भाग काम करता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का जो 3D पावर है, 3D पावर, ये भी क्या होता है? ज्यादा होता है। 3D पावर भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके अलावा जो क्रिएशंस होते हैं, क्रिएशन समझ गए? किसी भी चीज को क्रिएट करना, क्रिएशंस, क्रिएशंस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और इसके अलावा सुरजीत जी हिंदी में ही चल रहा है, मैं लिख रही हूं साथ साथ, दायां जो प्रमस्तिष्क है वो क्या करता है? इमेजिनेशंस, कल्पना बना सकता है। हमारा जो 3D पावर है, अब ये तो समझ गए होंगे, 3D पावर भी क्या होता है? ज्यादा। हम क्रिएशंस भी क्या बना सकते हैं? ज्यादा बना सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूजिक अवेयरनेस है, म्यूजिक अवेयरनेस, म्यूजिक अवेयरनेस भी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसका कौन सा भाग काम करता है? राइट वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एक बार इस चीज को भूल जाओ। सपोज दैट क्या एक्चुअल कंडीशन है कि मेरा कौन सा हाथ काम कर रहा है? लेफ्ट वाला। ध्यान से सुनना मेरा, हाँ अभी मैं पूछूंगी किसका कौन सा हैंड काम करता है, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी जो मेरा ये भाग है, मेरा कौन सा हैंड काम करता है? भाई लेफ्ट वाला हैंड काम करता है। तो मेरे लेफ्ट वाला हैंड काम करेगा तो मेरा कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है? राइट वाला। लेफ्ट वाला ज्यादा एक्टिव नहीं है। कौन सा एक्टिव है? राइट वाला। तो मेरा जो हेमिस्फीयर जो एक्टिव है वो कौन सा है? राइट वाला। यानी मेरे ब्रेन के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन है? मेरे पास इमेजिनेशंस है, मैं क्या कर सकती हूँ? कल्पना कर सकती हूँ। मेरे पास 3D पावर ज्यादा है। मेरे पास कौन सा पावर ज्यादा है? 3D पावर
पावर, यानी कि किसी चीज को पहले से सोच लेना, इमेज कर लेना। मेरे पास क्रिएशंस ज्यादा है, मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकती हूँ, क्रिएशंस ज्यादा दिखा सकती हूँ। मेरे पास म्यूजिक अवेयरनेस ज्यादा है कि यदि कोई गाना वगैरह सुन लिया तो उसकी जो सुर ले ताल है वो मेरे माइंड में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट उल्टा होता है। मेरा यदि लेफ्ट हैंड काम कर रहा है तो मेरा कौन सा माइंड एक्टिव है, राइट वाला। अब ध्यान से सुनो, कोई बच्चे टेंशन में आ रहे होंगे, कोई बच्चे टेंशन में आ रहे होंगे कि हमारा तो राइट हैंड काम करता है। तो जिस बच्चे का या फिर जिस स्टूडेंट का राइट हैंड काम करता है तो उसका कौन सा ब्रेन एक्टिव है, लेफ्ट वाला। कौन सा एक्टिव है, लेफ्ट वाला। तो देखो ये जो लेफ्ट सेरिब्रम है ये कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करता है। सबसे पहले थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब सोचना। जो व्यक्ति राइट हैंड से लिखता है वो बहुत ज्यादा थिंकिंग कर सकता है, बहुत ज्यादा सोचता है, और जो जितना ज्यादा सोचता है उतना ही ज्यादा परेशान रहता है। ये भी क्लियर कर लेना, जो जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, परेशान रहेगा। क्योंकि हम सोचते रहेंगे तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और पॉजिटिव से ज्यादा मोस्टली नेगेटिव ही आएंगे। हाँ रुक जा मोहन स्टूडियो, तेरे दोनों हाथ काम करते हैं, मुझे पता है, पता चल गया। आप तेरे दोनों हाथ काम करते हैं तो तू दोनों चीजें रख सकता है, कोई बात नहीं। थिंकिंग के बाद में ये जो लेफ्ट सेरिब्रम है ये क्या कर सकता है, एक तो सोच सकता है, इसके अलावा क्या करेगा कि जो हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझ गए होंगे आप, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन यानी कि मैथ से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन है वो ये करने में बहुत पावरफुल होता है। जिसका कौन सा भाग काम करता है, लेफ्ट वाला। इसके अलावा इन बंदों की जो रीजनिंग होती है, जो रीजनिंग को आप क्या बोलेंगे, तर्क शक्ति। जो रीजनिंग होती है वो भी क्या होती है, अच्छी। लेकिन रीजनिंग भी कौन सी, वर्बल आप समझते हैं, वर्बल यानी जो आपको लिखी हुई मिलती है। और ये जो राइट वाला भाग है ये रीजनिंग कंट्रोल करता है, लेकिन कौन सी, नॉन वर्बल। क्योंकि ये तो इमेज कर सकते हैं ना, इमेजिनेशन रख सकते हैं, कल्पना रख सकते हैं। तो ये कौन सी रीजनिंग को ज्यादा पकड़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल को। तो ये इन दोनों हेमिस्फीयर के अलग अलग काम है। एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको बिना देखे, मेरा अगर राइट वाला, मैं थोड़ा उल्टा ले लेती हूँ, मेरा राइट वाला हैंड काम करता है तो राइट वाला हैंड काम करेगा तो मेरा कौन सा ब्रेन एक्टिव है, आप क्या बोलोगे, लेफ्ट वाला। और लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो क्या क्या कंट्रोल करता है, ध्यान से सुनो, अपने अकॉर्डिंग याद कर लो कि अगर आपका राइट हैंड काम करता है तो आपके पास क्या क्या है चीजें। तो देखो मेरा अगर राइट हैंड काम करता है तो मेरे पास क्या क्या है, मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, थिंकिंग पावर मेरे पास बहुत अच्छी है, मेरी मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी क्या है, बहुत अच्छी है, मेरी जो यादाश्त है, चीजों को याद रखने की क्षमता है, मेमोरीज है, वो भी क्या है, बहुत अच्छी है। मैं रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कवर कर सकती हूँ, लेकिन वो रीजनिंग कौन सी होनी चाहिए, वर्बल होनी चाहिए। अगर मेरा लेफ्ट हैंड काम कर रहा है तो मेरा कौन सा ब्रेन काम करेगा, राइट। और यदि मेरा राइट ब्रेन काम करेगा तो मेरे पास क्या है, राइट वाला भाग काम करेगा तो मेरे पास इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन यानी मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, कल्पना बहुत अच्छी कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास 3D पावर बहुत अच्छा है, मैं किसी चीजों के बारे में यदि मैंने ये मान लिया कि हाँ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, तो वो मेरा 3D पावर है। इसके अलावा जो क्रिएशंस है, भाई कोई चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, तो मेरा माइंड क्रिएशन से ज्यादा रखता है कि यहाँ ऐसा ऐड हो जाए तो क्या हो सकता है। और मेरा जो माइंड है वो म्यूजिक अवेयरनेस यानी कि म्यूजिक के प्रति जो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती है उनको सुनना, उनके बारे में डिस्कस करना, गाने के बारे में अच्छे से उसके जो लय ताल है उनको अच्छे से क्लियर कर पाना, ये मेरे माइंड की क्या है, कैपेसिटी है। अब वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे भी। तो ये आपको याद रख लेना है कि हमारा प्रे मस्तिष्क कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो आपको आंसर देना है कि उसका सल्कस वाला जो स्पेस है, सल्कस वाला जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है। आप लिख लेंगे यहाँ पे कि सल्कस स्पेस ज्यादा होने से बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, ज्यादा होने से बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। ज्यादा मंद बुद्धि हो जाते हैं। कल्पना करने में और सोचने में अंतर बताओ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई।
इमेजिन तो हम उन चीजों की करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हम सपनों में इमेजिनेशन करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, उनकी इमेजिनेशन करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। अरे सपोज आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर रखा है और आप कल्पना कर रहे हो बैठे बैठे कि यार काश मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप वहां पे सोच सकते हैं, आप थिंकिंग लगा सकते हैं कि मैंने कैसे इस ज्वाइनिंग लेटर को पाया है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचोगे? सोच के क्या, अगर सोच भी रहे तो वो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपकी कल्पना है। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो आगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगी मैं आपको। सुमन दूधवाल जी पूछ रहे हैं लोग पागल कैसे होते हैं, बताएंगे। कभी एग्जाम में आए थे क्या मैम ऐसे पर्सन? राजेंद्र जी बोल रहे हैं जी बिल्कुल, प्रमस्तिष्क का काम पूछा जाता है कि प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग जो ज्यादा कल्पना वाला होता है, इमेजिनेशंस वाला होता है। आपको तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, तैयारी तो ऐसे ही करो। चलो ठीक है, मैं इसको क्लियर, एक सवाल और बता देती हूं, इससे एक सवाल और बनता है। एक डिजीज होता है इस प्रमस्तिष्क का, एक डिजीज, मैं इसको मिटा के ही बताती हूँ क्योंकि अच्छे से समझाना पड़ेगा। एक डिजीज होता है इसी प्रमस्तिष्क का। अब ये मत बोलना कि मैडम ये सवाल भी एग्जाम में आता है क्या, आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों के पास बैठो तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है और ये कौन सी चीज अच्छे से कर पाएगा। इसी प्रमस्तिष्क की बात कर रही हूँ मैं, फोर ब्रेन की। और फोर ब्रेन के अंदर मैं किसकी बात कर रही हूँ? सेरिब्रम की, प्रमस्तिष्क की। तो ध्यान से देखो कि एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोला जाता है एमपीडी। एमपीडी, अब आप कहोगे मैडम ये कौन सा डिसऑर्डर आ गया? तो एमपीडी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, ध्यान से सुनना, मल्टीपल पर्सनैलिटी। अब मैं थोड़ा हिंदी में लिख रही हूं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, अब आप कहोगे कि मैडम ये क्या हो गया? तो ध्यान से सुनो, पर्सनैलिटी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हमारी खुद की जो एक अलग से पर्सनल लाइफ होती है उसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या है? पर्सनैलिटी। और मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, और डिसऑर्डर का मतलब तो आप समझ रहे हो कोई ना कोई खराबी हो चुकी है। अब देखो ये होता कैसे है कि हमारा जो फोर ब्रेन है इसमें और चार और भाग होते हैं। तो इसका जो फ्रंटल वाला भाग है, जस्ट आगे वाला फ्रंटल, कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क का जो फ्रंटल वाला भाग है ये हमारी पर्सनैलिटी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारी पर्सनैलिटी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन सा भाग है? हमारा फ्रंटल वाला भाग। अब होता क्या है, कई लोगों का ये फ्रंटल वाला भाग काम नहीं करता। ध्यान से सुनना, आप में से भी होंगे शायद, तुम बुरा मत मानना, मुझे तो पता नहीं है। ये जो फ्रंटल वाला भाग है ये कई लोगों का काम नहीं करता। तो होता क्या है कि खुद की एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होती। सपोज दैट, ध्यान से सुनो, कि मैं हूं, आज मैं अच्छे लोगों के साथ बैठी तो मैंने वहां से, मैं 2 दिन के लिए अच्छी बन गई तो मैंने उनकी पर्सनैलिटी ले ली। और फिर मैंने क्या किया कि 4 दिन बाद में मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी कि जिनकी संगति अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया, 4 दिन बाद में उनके विचार ले लिए। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी है वो खुद की नहीं है, वो मल्टीपल है। वो कैसी है? मल्टीपल है। मैंने जैसे कहा या फिर जैसे मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा बनना है, वो एक को यदि आप फॉलो कर रहे हो, एक को आइडियल मान रहे हो, वो अलग बात है। और आपको 10-15 दिख रहे हैं, आप सोच रहे हो एक दिन इसके जैसा, एक दिन इसके जैसा, एक दिन इसके जैसा। तो वो जो बंदे होते हैं उनके अंदर एक डिसऑर्डर होता है और उनमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके एक डिसऑर्डर है और उसको आप क्या बोलोगे? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगर ऐसा कोई करता है, अगर ऐसा कोई करता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई तेरे को तो एमपीडी है, तेरे को तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तू जिसके पास बैठा वैसे विचार ले ली, वैसे पर्सनैलिटी ले ली, तेरी खुद की तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। समझ गए? समझ गए इस चीज को? मोहन स्टूडियो जी रुक जाओ अब, ठीक है? तो एमपीडी का मतलब आप याद रख लेंगे। अच्छा, सुनील नामदेव जी बोल रहे मेरे हिसाब से तो ये सभी लोगों में होती है। जी नहीं होता, कुछ एक लोग अपने आप को आइडियल मानते हैं कि
मेरे को कुछ अलग करना है कि लोग मुझे फॉलो करें। देखो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भीड़ में जाऊं, एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भीड़ में जाऊं, और एक व्यक्ति क्या सोचता है कि भीड़ मेरे पास आए। बताओ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है ना डिफरेंस। भाई मैंने सोचा कि मैं भीड़ में जाऊं तो धक्का मुक्की होगी, वहां तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं ये सोचूं कि मेरे पास भीड़ आए, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग मेरे पास आए। तो दोनों में डिफरेंस है। तो लोग ये सब में नहीं हो सकता, एमपीटी सब में नहीं हो सकता। तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। प्रिया जी बोल रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतना। चलो आगे। एमपीडी की फुल फॉर्म मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे। तो ये था हमारा फोर ब्रेन का पहला भाग जिसे हम सेरिब्रम कह रहे थे, ठीक है। तो एक भाग क्लियर हो गया है फोर ब्रेन का, और आपने शायद अच्छे से समझा भी होगा। अब जो इसका दूसरा भाग है, मैं इसको लिख रही हूं हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगी? हाइपोथैलेमस। और कुछ एक स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ भी लिया है ग्रंथियों वाले चैप्टर में, इसको मैंने क्या बोल दिया? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है अग्र मस्तिष्क का, अगर ये ब्रेन के जैसे काम कर रहा है, अगर एज ए ब्रेन काम करता है, तो ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है? ध्यान से देखो। हमें यदि भूख लग रही है, हमें यदि क्या लग रही है? भूख लग रही है। यदि हमें क्या लग रही है? प्यास लग रही है। यानी भूख और प्यास का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कौन सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है। हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, इसका मतलब हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव है। इसके अलावा ये कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकता है? हमारी जो हॉबी है, हमारी जो जितने भी हॉबीज होती है, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हमारी जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस फीलिंग्स में मान लो हमें इंटरनली पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इंटरनली पेन, दर्द का एहसास हो रहा है, तो वो दर्द का एहसास भी कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। इसके अलावा यदि किसी के प्रति आपको प्रेम भावना है, प्यार है, लव है, तो वो भी कौन लेके आता है? हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति आपको हेट यानी घृणा, किसी के प्रति आप घृणा करते हो, किसी को देखते ही आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, तो ये सब जो जितने भी कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन कर रहा होता है? हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान से सुनो, हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये क्या क्या कंट्रोल करता है? हमारी भूख प्यास का केंद्र, हमारी हॉबीज है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनका केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमारे जितने भी इमोशंस है, जितनी भी फीलिंग्स है, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? फीलिंग्स इमोशंस में जैसे पेन दर्द हो गया, प्रेम लव हो गया, हेट घृणा हो गई, गुस्सा हो गया, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन। यदि ये एज ए ग्लैंड काम करता है, तो ये एज ए ग्लैंड क्या कर सकता है? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि ताप केंद्र, इस हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? ताप केंद्र। और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसी हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी का, मानव शरीर का ताप केंद्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर है, इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है। और अगर हमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, तो सर्दियों में क्या होता है? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या कपकपी छूट जाती है। तो वो सब क्रियाएं क्यों होती है? इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेंटर या फिर ताप केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। एक बार इसके ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। आज आपको 300 पहुंचाने हैं, 300 पहुंचाने हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं देख भी नहीं रही हूं, अभी देख भी नहीं रही हूं, तुम खुद ही बताओगे 300 तक।
अनिल गुर्जर जी रुक जाओ, राजस्थान पुलिस के एग्जाम भी बताएंगे। चलो ठीक है, अब देखो दो भाग हमने पढ़ लिए हैं, एक प्रमस्तिष्क पढ़ लिया और दूसरा हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया। इसका जो तीसरा भाग बच जाता है, कौन सा भाग? तीसरा भाग। और वो तीसरा भाग कौन सा है? थैलेमस। तीसरा भाग कौन सा होता है? थैलेमस वाला भाग होता है। और इस थैलेमस को मैं आपको किसके साथ पढ़ाऊंगी? जो हमारा मस्तिष्क का दूसरा भाग है उसे हमने क्या बोला था? मध्य मस्तिष्क। उसे हमने क्या बोला था? मध्य मस्तिष्क, या फिर आप इसे क्या बोल रहे हैं? मिड ब्रेन। ये मेन पार्ट है ना मिड ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा था? मध्य मस्तिष्क। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो ये दोनों ही किसको कंट्रोल करते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स को। सेंसरी ऑर्गन्स को ध्यान से सुन लेना, कभी भी नहीं भूलोगे। और सेंसरी ऑर्गन्स को हम क्या कह सकते हैं? संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन्स को आप क्या कह सकते हैं? संवेदी अंग कह सकते हैं। देखो कैसे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले 5 होते हैं, आपको पता है। हमारी आई, आंख क्या करती है? देखने का काम करती है, ठीक है। हमारे ईयर, हमारे कान क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टंग है, हमारी जो जीभ है, ये क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है, टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन यहाँ पे क्या करती है कि जितना भी ठंड हो गई, गर्मी हो गई, ठीक है, या फिर टच करना हो गया, स्पर्श, इन सब का ज्ञान कौन करवाती है? हमारी स्किन करवाती है। तो हमारी इसके साथ एक नोज वाला पार्ट भी रह गया, यहां मैं ऐड कर देती हूँ। हमारा जो नोज है, नाक है, ये क्या काम करता है? सूंघने का काम करता है। ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन है। यदि पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कितने सेंसरी ऑर्गन है, तो आप क्या कहेंगे? 5 है। आई किसका काम करती है? देखने का। ईयर, कान क्या करता है? सुनने का। टंग, जीभ क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्किन, ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, कोई हमें टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो उसका ज्ञान भी कौन करवाता है? स्किन करवाती है। हमारा जो नोज है वो क्या काम करता है? सूंघने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, इनमें से 2 सेंसरी ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। और वो दोनों सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? आई और ईयर। आई और ईयर। तो आपसे सवाल बन जाए कि थैलेमस का काम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? देखने और सुनने से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस करता है। सपोज दैट मेरे को किसी ने आवाज लगाई कि मैडम, मेरे को जैसे इधर से किसी ने आवाज लगाई मैडम, तो मैं उसकी तरफ देखूंगी, तो मैंने सुना और फिर देखा, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पहले सुना और फिर उसकी तरफ देखा। ऐसे थोड़ी है बोल इधर से रहा है, मैं देख इधर से रही हूं कि मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो हमें ज्ञान करवा रहा है कि इधर से आवाज आ रही है, आपको इधर देखना है, वो कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। कौन करवाता है? थैलेमस। तो आपसे कभी भी थैलेमस का काम पूछा जाए कि थैलेमस फोर ब्रेन का जो भाग है वो क्या काम करता है, तो आप कह देंगे हमारी आंख और हमारी कान को कंट्रोल करता है। यानी देखने और सुनने से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं उन सबका कंट्रोलर कौन होता है? थैलेमस होता है। अब जो ये 3 बच गए, जो ये 3 बच गए हैं, यहाँ पे आपको इसी तरीके से लिख लेना है, याद हो जाएगा। 3 बच गए। जीभ स्वाद का ज्ञान करवाएगी, स्किन ठंड है, गर्मी है, या फिर टच कर रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, इसका ज्ञान करवाएगी, या फिर जो नोज है जो सूंघने का ज्ञान करवाएगा कि अच्छी सुगंध आ रही है या फिर स्मेल आ रही है। इस तरीके से इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन, हमारा मध्य मस्तिष्क। तो सवाल बन सकता है कि मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? सबसे पहले तो याद रखना है कि मध्य मस्तिष्क हमारे ब्रेन का एक सबसे छोटा भाग है जो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमारी टंग, हमारी जीभ हो गई, इसके अलावा हमारा नोज हो गया, नाक हो गया, और इसके अलावा हमारी जो स्किन है, त्वचा है, तीनों सेंसरी ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, मध्य मस्तिष्क। क्लास का टाइम है 2 से 3। जल्दी से बताओ मुझे। अनिल गुर्जर जी आप तैयारी तो करो, राजस्थान पुलिस के एग्जाम भी करवा देंगे। आप तैयारी तो करो, एक बार मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दो। पहले मैंने आपको बोल दिया मैं बताऊंगी आपको, पहले मुझे जवाब तो दो। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये चीज क्लियर है आपकी? ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनती है। ओम सिंह भाटी जी,
हाँ संजय सैनी जी बोलो, क्या बात है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? मुझे एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो ताकि मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया है, मैं इसको मिटा रही हूं। एक बार फिर से देख लो। थैलेमस क्या करेगा? हमारे दो सेंसरी ऑर्गन, एक आई देखने को और दूसरा ईयर सुनने को कंट्रोल करेगा। और तीन जो बच गए हैं वो कौन सा बच गया? टंग स्वाद टेस्ट का ज्ञान, और दूसरा हो गया स्किन ठंड गर्मी स्पर्श का ज्ञान, और नोज सूंघने का काम। ये सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। तो देखो हमने कुछ ही मिनटों में किस किस को पढ़ लिया? अग्र मस्तिष्क को पढ़ लिया और मध्य मस्तिष्क को पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। अब मैं बात करती हूं, चलो मिटा रही हूं मैं। ओके, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो क्या? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 244 ही पहुंची है, 300 करना है, जल्दी से करो। तो दो ब्रेन के पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, एक फोर ब्रेन पढ़ लिया, एक मिड ब्रेन पढ़ लिया है। डाइसेफेलोन किसका भाग है? अच्छा, और शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अभी बताएंगे, जल्दी से यार। 246 भी कोई वॉचिंग, जल्दी बढ़ाओ इसको। तुम शेयर ही नहीं करते, बहुत बेईमान हो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी तुम नहीं करते। देखो ब्रेन का जो तीसरा भाग है इसे हम क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। ध्यान से सुनना और इसको भी अच्छे से समझना। हिंड ब्रेन कहा जाता है, और हिंड ब्रेन को आप क्या कह देंगे? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन को क्या कहेंगे? पश्च मस्तिष्क कहेंगे। और इस हिंड ब्रेन के हमने 3 भाग लिखे हैं, ध्यान से देखो। पहला आपने कौन सा लिखा? पोन्स वेरोलाई। पहला आपने कौन सा लिखा? पोन्स वेरोलाई लिखा था अभी, पोन्स वेरोलाई, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखा था यहाँ पे? मेडुला ऑब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा, ठीक है। और तीसरा भाग आपने क्या लिखा था? सेरिबेलम। सेरिबेलम या फिर सेरिबेलम को आप क्या बोल सकते हैं? अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लागेटा और सेरिबेलम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं सेरिबेलम की, ध्यान से सुनो। पहले मैं तीसरा पॉइंट उठाऊंगी, कौन सा? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। सबसे पहले तो इसके उपनाम, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। लिटिल ब्रेन, आपसे सवाल बन सकता है कि लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका भाग क्या, नाम क्या होता है? ट्री ऑफ ब्रेन। ट्री ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो ट्री है, ब्रेन का जो पेड़ है, ये भी किसको कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। ट्री ऑफ ब्रेन भी किसको कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। अब आप कहोगे कि मैडम ट्री ऑफ ब्रेन का मतलब क्या है? इसको आप मस्तिष्क का पेड़ क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे, ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो सेरिबेलम है ये कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती है जिनको कंट्रोल करता है। सबसे पहले ये क्या बनाता है? बॉडी बैलेंस। ये हमारी बॉडी का क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है, हमारी बॉडी को बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग का मतलब बोलना, मैंने अभी बोलने का नाम भी नहीं लिया, अब ले रही हूं, बोलने या फिर बोलना, स्पीकिंग करना। इसके अलावा हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? मांसपेशी संकुचन की हम यहां बात करेंगे। ये 3 क्रियाएं होती है जो कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेरिबेलम कर क्या रहा है? हमारा अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क का जो सेरिबेलम वाला भाग है, अनुमस्तिष्क, इसको ट्री ऑफ ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माना गया है, या फिर डॉक्टर्स ये कहते हैं, हाँ प्रिया जी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का सेरिबेलम अच्छे से काम कर रहा है तो वो बिल्कुल आराम से सीधा खड़ा रह सकता है, और यदि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा तो वो डगमगाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। इस तरीके से क्रियाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसकी बॉडी का क्या नहीं बन पाएगा? बैलेंस नहीं बन पाएगा। यानी हमारी बॉडी का बैलेंस, हम अच्छे से चल पा रहे हैं, ठीक है। हम किसी से बात किस तरीके से कर रहे हैं? भाई हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से, तो हम किसी से किस तरीके से बात कर पा रहे हैं?
हमारा जो हम चल रहे होते हैं तो हमारी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो इस मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम करता है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल पी लेता है तो ज्यादा अल्कोहल पीने से उसको क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा अल्कोहल पी ली तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है, सेरिबेलम। और आपने देखा होगा कि जो शराबी व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति को ना चलने का तरीका पता है, ना किसी से बात करने का तरीका पता है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पा रहा, उसका बॉडी का बैलेंस नहीं बन पा रहा। ओके, ठीक है, क्लियर है इतना कि आपसे सवाल बन जाए कि अल्कोहल ज्यादा पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो आप कहेंगे हिंड ब्रेन का सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क वाला भाग, जिसे हम लिटिल ब्रेन या ट्री ऑफ ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, जो हमारी स्पीकिंग, किसी से आप कैसे बात करते हैं, पता है ना आपको बात करने का तरीका ही नहीं होता कि जैसे शराब पी ली किसी ने, ज्यादा अल्कोहल ले ली, तो बोल क्या रहा है, सुबह उससे पूछा जाए कि भाई क्या बात कर रहा था रात को, मुझे तो याद ही नहीं है, तो तुझे कैसे याद होगा, तेरा सेरिबेलम तो काम ही नहीं कर रहा था। ब्रेन पूरा इफेक्टिव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्टिव होता है, सेरिबेलम वाला भाग इफेक्टिव होता है, और उसका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी सही से नहीं हो पाता। देखा होगा कोई शराबी व्यक्ति होता है तो उसके हाथ मोस्टली कप कपाते हैं, हाथ पैर, तभी तो वो सही से नहीं चल पाता, क्योंकि उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो मांसपेशी संकुचन है, उसको सेरिबेलम कंट्रोल नहीं कर पाता। क्लियर है। मोहन स्टूडियो जी 263 कम ही है तो हाँ, चौधरी पूजा भूल जाते हैं, सही बात है। हमने थोड़ी देर पहले जब अल्कोहल चढ़ी हुई थी तो क्या बोला था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। जब सुबह नशा उतरता है तो अपनी औकात पता चल जाती है कि अरे यार ऐसी बात है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में सबको। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, इसे ट्री ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, जो करता क्या है, हमारे बॉडी का क्या करता है, बैलेंस बनाता है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूं। बॉडी का क्या करता है, बैलेंस, शारीरिक संतुलन बनाता है, हमारे बोलने को कंट्रोल करता है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन संकुचन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यदि कोई अल्कोहल ज्यादा पी लेता है तो उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता, वो बोल क्या रहा है, सोच क्या रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा। अब देखो, आप बोलोगे कि मैडम अल्कोहल में ऐसा कौन सा भाग होता है जो ये नशे के लिए उत्तरदायी है। भाई अल्कोहल यदि हम पी रहे हैं तो उससे नशा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो ध्यान से देखो कि यदि आप अल्कोहल पी रहे हो तो नशा क्यों होता है, क्योंकि जब अल्कोहल पीते हैं, ये जो अल्कोहल है, जब अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल पीने पर क्या होता है कि हमारी ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या करती है, बॉडी में जाके दो कंपाउंड बनाती है। पहला तो क्या बनाती है, एसीटोन, क्या बनाएगी, एसीटोन, ठीक है। और एक बना लेती है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ये सब मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, एसीटेल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि अल्कोहल ज्यादा यूज करने से वो बॉडी के अंदर एसीटोन और एसीटेल्डिहाइड बनाती है, और ये दोनों ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो नशा प्रदान करते हैं, जो नशा देते हैं। जो अपने ये व्हाइटनर वगैरह आते हैं, या फिर जो नेल पेंट रिमूवर आता है, उसमें एसीटोन ही आता है। थोड़ी देर उसको नाक के सामने रखेंगे ना तो अचानक से ऐसे चक्कर से आने लगेंगे। व्हाइटनर आता है ना, जो आप व्हाइटनर लगाते हैं, या फिर जो एसीटोन इसमें आता है आपका नेल पेंटर, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसमें भी एसीटोन आता है, एक अलग सी सुगंध सी आती है। अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप सूंघ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली चक्कर आने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही नशीले पदार्थ होते हैं, और इनसे हमारा सेरिबेलम क्या हो जाता है, सेरिबेलम क्या हो जाता है, यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है इतना, चलो ठीक है, मिटा दो इसको। सेरिबेलम क्लियर है अब हमारा। हिंड ब्रेन का एक भाग हमने पढ़ लिया है, सेरिबेलम। हमें दो भाग और पढ़ने हैं, एक मेडुला ऑब्लिंगेटा है और एक कौन सा है, पोन्स वेरोलाई है। तो यदि आपने मेडुला ऑब्लिंगेटा पढ़ लिया तो पोन्स वेरोलाई अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो अब
अब हम किसकी बात करेंगे, मेडुला ऑब्लागेटा की। मेडुला दूसरा भाग किसका, हिंड ब्रेन का। भूल मत जाना तुम, हम हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं और हिंड ब्रेन का कौन सा भाग पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लागेटा। और इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लागेटा। देखो ये जो मेडुला ऑब्लागेटा है और इसका दूसरा नाम श्वसन केंद्र भी होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। सवाल बहुत बार बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी का श्वसन केंद्र किसे कहा गया है, रेस्पिरेटरी सेंटर किसे कहा गया है, तो इसे क्या कहा जाता है, मेडुला ऑब्लागेटा। देखो मेडुला ऑब्लागेटा क्या करता है, हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जैविक क्रियाएं, ये दो प्रकार की होती है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में एक होती है वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन, या फिर वाइटल रिएक्शन को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक क्रियाओं को आप क्या बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोल देंगे, इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस इनको कहा जा सकता है। दूसरी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है इसको कहा जाता है एसेसरी, एसेसरी रिएक्शंस। और एसेसरी रिएक्शंस का मतलब सहायक अभिक्रियाएं, सहायक जो ज्यादा नेसेसरी नहीं है, ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि मैडम आप ये क्या चीज पढ़ा रहे हो, तो देखो ध्यान से, अनिच्छिक क्रिया का मतलब क्या है, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा डाइजेशन, पाचन। क्या पाचन हमारे अकॉर्डिंग चलता है कि हमने कहा कि 2 घंटा रुक जा, 2 घंटे बाद पाचन हो जाए, कभी ऐसा हुआ है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे डाइजेशन, पाचन हो गया, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका दूसरा मैंने लिखा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को आपने क्या बोल दिया, श्वसन, कि श्वसन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट आपने लिख दिया कि हमारा जो हार्ट बीट करता है, हमारा जो हृदय धड़कता है, हार्ट बीट, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोच लिया हो कि थोड़ी देर के लिए हृदय धड़कन बंद हो जाए, तो आप ही बंद हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो हृदय धड़कन जो हमारी हार्ट बीट है वो भी कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया। इसके अलावा जो हमारा एक्सक्रेशन है, जो हम उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। फिफ्थ हो गया आपका जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, वो भी कैसी क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रिया। तो इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लागेटा। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लागेटा। तो आपको अगर सवाल बन जाए कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप कहेंगे मेडुला ऑब्लागेटा। जैसे पूछ लिया जाए कौन सी क्रिया हो, तो आप साफ बोल सकते हैं कि जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जैसे डाइजेशन, पाचन हो गया, रेस्पिरेशन, श्वसन हो गया, हार्ट बीट, हृदय धड़कन होगी, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन हो गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सब क्रियाएं। ये खांसी, छींकना, ये इसमें नहीं आएगा। कौन बोल रहे हैं, 280 से ऊपर ही होना चाहिए, मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लागेटा। इसके अलावा मैंने दूसरी रिएक्शन बताई कि कुछ सहायक अभिक्रियाएं भी होती है, जैसे मान लो छींक आना, छींकना, छींक आना। भाई छींक हमेशा थोड़ी आती है और अपनी इच्छा से थोड़ी आती है कि थोड़ी देर के लिए छींक लेते हैं, भाई ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, जैसे छींकना हो गया, खांसना हो गया। इसके अलावा जैसे हमें हिचकी आ रही है, ये है तो अनैच्छिक क्रियाएं, लेकिन ये सहायक है, मतलब बहुत कम आती है। कोई जरूरी नहीं है कि ये रेगुलर ही चलती रहे, रेगुलर तो वो 5 क्रियाएं चलेंगी। ये जरूरी नहीं है कि छींक डेली आए, खांसी भी चलती रहे, हिचकी भी चलती रहे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इनको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लागेटा कंट्रोल करता है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तुम्हें।